आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार एसआई वन लाइनर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। आप ये वीडियो देखिए और देख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद आप हमें अपना इंटरेस्ट भी बताएंगे कि आपको किस तरीके के वीडियो में इंटरेस्ट है और कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, जिस तरीके से हम आपको आपके पसंद का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए, आज का वीडियो हम अपने अकॉर्डिंग लेके आए हैं, बाकी आगे का वीडियो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। समझ में आया? मतलब मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो आया, और जो मैक्सिमम जिस टॉपिक पे कमेंट होगा हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। बातें समझ में आ गई? तो चलिए ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो पे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए, अब हम आते हैं अपना इंडियन ज्योग्राफी, भारत का जो भूगोल है हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले भारत का जो परिचय है हम उसको देख लेते हैं। चलिए, तो भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कैसा है? तो उत्तरी गोलार्ध का। अगर बात पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध का देश है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर पूछेगा भारत किस देशांतर का देश है, तो भारत पूर्वी देशांतर का देश है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा, गोलार्ध में उत्तरी और देशांतर में पूर्वी। अगर आपसे पूछे भारत किस गोलार्ध का देश है, तो आप बोल सकते हैं कि भारत जो है उत्तर पूर्वी में स्थित है। भारत की जो अवस्थिति है वो गोलार्ध के हिसाब से उत्तरी और देशांतर के हिसाब से पूर्वी, मतलब उत्तर पूर्वी इसकी अवस्थिति है। ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए, तो ये जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवां सबसे बड़ा देश है, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, सातवां सबसे बड़ा देश है। और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग कहाँ है? तो भारत के पास है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। और बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है चीन और दूसरा सबसे बड़ा है भारत। ठीक है, भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पे है और जनसंख्या के हिसाब से चीन पहले स्थान पे है। चलिए आगे, ग्रीनविच से भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। मतलब ग्रीनविच आपको पता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच कहते हैं। वो ग्रीनविच कहाँ से गुजरती है? तो वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, इसीलिए उसको ग्रीनविच नाम दिया गया है। और ये एक मानक रेखा है, मतलब काल्पनिक रेखा है, इसको माना गया रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए मानक समय जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं या वो सब मानक रेखाएं हैं। चलिए, यह रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। मतलब जो आपका भारत का मानक समय रेखा है वो यूपी के प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और आदि स्थानों से होकर गुजरती है। क्लियर? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी पॉइंट जो है, इंदिरा गांधी के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। सबसे बड़ा जो, देखिए इस तरीके से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। और कहाँ है? तो वो बड़ा निकोबार द्वीप पे या ग्रेट निकोबार पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनता है कि भारत का दक्षिणी, मतलब स्थलीय भाग में दक्षिणी बिंदु कौन है? तो वो है कन्याकुमारी। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। समझ में आया? भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, मतलब भूस्थल भूभाग का, तो वो कन्याकुमारी, याद रखिएगा वो कौन है? कन्याकुमारी। ठीक है, थोड़ा लिखने में नहीं बनता है। कन्याकुमारी पूर्वी घाट कहाँ पे है? वो तो तमिलनाडु पे। चलिए आगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है एक्चुअल में क्या? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये वाला, और इधर जो पहाड़ियों की जो श्रृंखला है इधर और इधर, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये पूरब में है इसलिए पूर्वी घाट, ठीक है, और इधर पश्चिम में इसलिए पश्चिमी घाट। और इन दोनों की जो मिलान बिंदु है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, थोड़ा सा कलर नीला कर देते हैं। चलिए,
देखिए यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब इसमें बात करें हम पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो दोदा बेटा चोटी पे मिलता है। दोदा बेटा चोटी किसकी है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और इसी दोदा बेटा चोटा पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। ऊटी जो है तमिलनाडु दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। ऊटी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कहाँ है, तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। सॉरी, तमिलनाडु दक्षिण भारत में है और ये दक्षिण भारत का जो है क्या है, ऊटी तो हिल स्टेशन है। चलिए समझ गए होंगे आए। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है झारखंड व पश्चिम बंगाल के 87,8239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। चलिए मेघालय का पठार, मेघालय का पठार एक्चुअल आपको जब पठार हम पढ़ाएंगे तो हम पठार के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल आप याद रखिए मेघालय का पठार, मेघालय का पठार पे गारो, खासी और जयंतियाँ ये 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इन्हीं 3 पहाड़ियों के नाम से इस पे जनजातियाँ भी रहती है। आगे आपको जनजातियों में बताएंगे कि मेघालय में कौन जनजातियाँ निवास करती है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये 3 जनजातियाँ हैं जो मेघालय में निवास करती है और उनका जनजातियों का नाम जो है इन्हीं गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के नाम से पड़ा है। ठीक है, चलिए तो कहाँ है ये पठार, आपकी पहाड़ियाँ स्थित है तो मेघालय के पठार पे अवस्थित है, मेघालय राज्य में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दक्कन के पठार का भाग है। समझ में आया, ये दक्कन के पठार का भाग है। दक्कन का पठार कहाँ है वो हम आपको बताएंगे। और ये दक्कन का पठार का भाग कैसे है, मतलब बीच में बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और इंटरेस्टिंग भी है। जब हम आपको पठार पढ़ाएंगे तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, दक्कन का पठार देखिए आपको बता देते हैं। दक्कन का पठार यहाँ है और ये है गारो, खासी, जयंतिया, बीच में कुछ नहीं है। अब बोलिए इसका भाग ये कैसे हुआ, यही चीज़ उसमें समझना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब हम दंडकारण्य पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। इसी पे वेलाडीला लोहे की खदान स्थित है। किसी पे, तो दंडकारण्य पठार पे ही क्या स्थित है, तो बेलाडीला लोहे की खदान स्थित है। याद रखिएगा बेलाडीला लोहे की जो खदान है कहाँ है, तो दंडकारण्य पठार पे स्थित है। दंडकारण्य पठार जो है वो कहाँ है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग को मलानगिरी पठार के नाम से संबोधित करते हैं। तो दंडकारण्य का जो पठार है उसके दक्षिणी और पश्चिमी भाग को हम लोग मलानगिरी पठार के नाम से संबोधित करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे। पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं 3 देश से मिलती है। किससे किससे मिलती है, तो नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। ठीक है, नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश। ये नेपाल है तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे भूटान है, यहाँ से ऐसे बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल आता है और इधर बांग्लादेश है। तो इस तरीके से नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल और ये आपका बांग्लादेश हो गया। तो इसकी सीमाएँ 3 देशों से लगती हैं। चलिए विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो भारत के दक्षिणी और उत्तरी भागों को अलग करती है। मतलब विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है कि भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। समझ में आया, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो वही चीज़ है कि भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। मतलब विंध्य पर्वत के उत्तर उत्तरी भारत, दक्षिण दक्षिणी भारत। चलिए विंध्य पर्वत कहाँ है, चलिए हम मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विंध्य रेंज ये है, विंध्य रेंज ये हो गया आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला। समझ में आया, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम देखते हैं आगे। देखिए भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आप तट को याद रखिएगा। देखिए ये यहाँ जो तट, ये जो तट है, ये जो किनारा है, इसको बोल देंगे दक्षिणी पूर्वी तट और इसको बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी तट। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी और इसको दक्षिणी पूर्वी। ये जो हो गया दक्षिणी पूर्वी, इसको नाम देते हैं हम कोरोमंडल तट। ठीक है, और इसको बोलते हैं मालाबार तट, इसको बोलते हैं मालाबार तट। ये हो गया मालाबार और ये हो गया कोरोमंडल तट। समझ में आया, दोनों का नाम है, पूर्वी का भी और
तो दक्षिणी पश्चिमी को समुद्र जो तट है उसको मालाबार, और यहीं पे सबसे पहले भारत में मानसून का आगमन होता है। कहाँ से? तो मालाबार तट के। मालाबार तट है कहाँ? तो केरल में, ठीक है। और ये कोरोमंडल कहाँ है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, कोरोमंडल कहाँ है? तमिलनाडु में, और मालाबार केरल में। और सबसे पहले मानसून का जो आगमन होता है वो केरल के मालाबार तट पे ही होता है। चलिए, भारत के समुद्र तट की जो लंबाई है वो कितनी है? तो देख लीजिए, भारत के समुद्र तट की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत के समुद्र तट की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। चलिए, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। तो आप इसको यहाँ देखने से बेहतर होगा कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब मैप पे आप खोजिएगा, तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बस बता देता हूँ। चलिए, क्योंकि स्क्रीन में पूरा मैप आ नहीं पाता है, इसलिए मैप पे अच्छा से समझा पाना थोड़ा दिक्कत होता है। आप यही काम कीजिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन में मैप डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए, या फिर घर में मैप है तो वहाँ से देखिए। तो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय जो राज्य है वो असम, मेघालय, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई स्टेट नहीं दिखता है, जैसे कि मान लिया जाए, ऐसे असम तो आपको दिख जाएगा। मान लिया जाए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि असम जो है बांग्लादेश से कैसे सटता है, कहाँ सटता है, या मान लिया जाए आपको त्रिपुरा नहीं दिख रहा है, या आपको मिज़ोरम नहीं दिख रहा है, मान लिया जाए, हो सकता है दिख जाए, लेकिन अगर मान लिया जाए ना आपको दिखे, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलिए आगे। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिज़ोरम। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिज़ोरम। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आएगा, या खैर चलिए जितना भी आता है, मैं क्या करूँगा कि एक मैप पे और सारे जो बाउंड्रीज लाइन से सटे हुए स्टेट हैं, कंट्रीज़ हैं, मैं सब उस पर शो कर दूँगा। तो चलिए, उसके लिए टेंशन आप मत लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीन की स्पर्श करने वाले, चीन को की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो देखिए, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख एवं जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी बनती है? तो बांग्लादेश की बनती है। किसकी बनती है? बांग्लादेश की, 4096.7 किलोमीटर की, ठीक है। चलिए अगला। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश अफ़गानिस्तान का कहाँ बनता है? तो आपका अब लद्दाख से बनता है, पहले जम्मू कश्मीर से बनती थी, अब लद्दाख से बनता है, 106 किलोमीटर की। थोड़ा सा मैप में देखिएगा गौर से, ऊपर की ओर, यहाँ इस तरीके से जो भारत का ये बनता है, यहाँ से निकलता है अफ़गानिस्तान का 106 किलोमीटर बस। भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श वाले देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूपी के जो कैंडिडेट हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, और हम लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि बिहार और नेपाल के बीच में कौन कौन से ज़िले सटते हैं, ठीक है। तो वो जो बिहार स्पेशल होगा उसमें हम क्लियर करेंगे। चलिए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। और भारत और पाक के विभाजन के समय खींची गई रेखा रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफगानिस्तान एवं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। चलिए हम तीनों रेखाओं को समझते हैं। देखिए, भारत और चीन, अगर हम बात करें, इंडिया ऐसे मैप है ही, तो फिर दिखाना क्या। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा, देखिए ये है हमारा अफ़गानिस्तान, इधर ये हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया चीन, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, इसको बोलते हैं डुरंड लाइन, और इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। तीनों रेखाएं समझ गए। ये हो गया आपका डुरंड, रेड क्लिफ, ये हो गया भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं भारत और अफ़गानिस्तान के बीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं बटा था तो ये तो पूरा भारत ही था, तो
उस समय ये भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा हुआ करती थी, लेकिन अब ये दुरंड रेखा है वो भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा है। मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को कवर करती है और ये चीन और भारत की रेखा है, सीमा रेखा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे आपके साथ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए।